हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर और व्यंजनों से संबंधित अनेक प्रकार के परिभाषाओं को देखा और उसमें हमने अनेक मुख्य तथ्यों को समझा। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे करते हैं, इसका प्रयोग। तो वर्णों का उच्चारण स्थान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है, एक हम इसको तालिका के रूप में समझ सकते हैं। जैसे हम एक यहां पर चार्ट बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यहां पर उच्चारण स्थान और फिर आपका स्वर वर्ण, फिर हम व्यंजन वर्ण को ले लेते हैं, व्यंजन वर्ण, और एक जो है आपका स्थान के अनुसार स्थान के अनुसार जो है वर्णों के नाम, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसको स्वर से ही स्टार्ट करते हैं, स्वर वर्ण, ठीक है। जैसे हम यहां से दो वर्ण ले लेते हैं, आपका अ और आ, और आ, ठीक है। और व्यंजन वर्ण में ओके, ठीक है। अब उच्चारण स्थान हमें समझना है, तो इसको अगर हमें बोलना है तो हम मुख के किस भाग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं आ, तो इसमें हम जब बोल रहे हैं तो ये गले का जो ये पार्ट है, ठीक है, ये हम कंठ का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? कंठ का। कंठ मीन्स गला ही होता है, ये वाला जो पार्ट है आपका। तो जैसे स्वर आ और व्यंजन क, ख, आप खुद बोलेंगे तो आपको इसका आभास होगा ग, घ, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसके उच्चारण स्थान में कंठ, ठीक है, कंठ, या फिर इसको हम कंठ लिख सकते हैं। और यहां पर कंठ लिख सकते हैं वर्णों के नाम में। दूसरा जो आपका है, ये है आपका ड और ई, ठीक है। और व्यंजन में च, छ, ज, झ। अब हम इन वर्णों को जब बोलते हैं तो हम मुख के जो किस वाक्य या किस स्थान का जो है हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, तो तालु, ठीक है। मुख के अंदर का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम तालु कहते हैं। तो जैसे यहां पर हम इसको अंकित करेंगे पहले, तालु। जैसे हम इसको बोलेंगे ड, तो हमारी जो जिह्वा है ये एकदम मुड़ सी जा रही है, ठीक है, यानी कि ये तालु के भाग का स्पर्श कर रही है। जैसे हम बोल रहे हैं श, आप बोलेंगे तो देखेंगे श, श, ज, झ, य, ठीक है, य और श। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्वर
के अंतर्गत हम देखेंगे री, ठीक है। और री जो है, री का हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सी ध्वनि क्रिएट हो रही है? री, री, ठीक है। तो यानी कि जो मुख है हमारा री, इसके ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपर का हिस्सा इसको कह सकते हैं, या ऊपर का छत एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और व्यंजन में जो है ट, ठ, ड, ढ, ड़ और भी वर्ण हो सकते, ठीक है। तो इसका जो स्थान हो जाएगा, उच्चारण स्थान, वह हो जाएगा मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। आप खुद जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका उच्चारण स्थान बनेगा वो हो जाएगा मूर्धा, ठीक है। अगला जो है हमारा वह है दंत। जैसे इसमें तो इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, व्यंजन में जब हम आते हैं तो वर्ण मिलते हैं त, थ, द, ध और न, ठीक है। और इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये आपका क्या बनेगा? दंत्य। क्या हो जाएगा? दंत्य हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर उच्चारण स्थान में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम दांतों के थ्रू इसको बोलते हैं, हमारी जीवा दांतों का स्पर्श करती है। जैसे हम बोलें त, आप बोलकर देख सकते हैं त, ह, द, ध, न। तो इसमें जो हमारी जीवा है ना, ये दांतों का स्पर्श कर रही है, ठीक है। इसलिए इसका वर्णों के अंतर्गत जो स्थान बनेगा वो दंत्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम दांत लिख सकते हैं। अगला जो हमारा बनेगा वो है स्वरों के अंतर्गत ए और ए, ठीक है, ये जो स्वर के अंतर्गत आएंगे। और व्यंजनों में इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका उच्चारण करके देखते हैं। ए, आप भी करके देख सकते हैं, ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ए, कंठ का भी प्रयोग कर रहे हैं ए, और ये तालु का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंठ और तालु, कंठ और तालु, ठीक है। यहां पर तालु ना होकर बल्कि ये ओंठ हो जाएगा, ए, ठीक है, ओंठ आ जाएगा। और फिर कंठौष्ठय, इस तरह से कंठौष्ठय, ओके। यहां पर एक हलन लगा देंगे। फिर जो आपका है अगला दंत, दांत और ओष्ठ, दांत और आपका जो बन जाएगा ये हो जाएगा ऊंट हो जाएगा, दांत और ओठ हो जाएगा, ठीक है। स्वरों में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और व्यंजनों में एक वर्ण हमें इस ये, हाँ, व वर्ण, ठीक है। और फिर जब व का हम उच्चारण करते हैं तो दंतौष्ठ, ठीक है, या फिर यूं कहें दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, दंतौष्ठ। ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर से लिखेंगे। और फिर आपका जो है एक और बच रहा है मुख और नासिका, जो यहां पर अंग हो गया, ठीक है। अंग बोलिए जरा, अंग, ठीक है। तो इसमें हम मुख और नासिका,
ठीक है, मुख और नासिका। और फिर इसको चूंकि हम जब बोल रहे हैं तो किस व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, यह अनुनासिका या अनुनासिक कह सकते हैं। ठीक है, अनुनासिक। ठीक है, तो ये अनुनासिक हो गया। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान, हम जिन वर्ण का स्वर के अंतर्गत व्यंजन के अंतर्गत उच्चारण कर रहे हैं, इनकी उच्चारण स्थान आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला है और लास्ट है इसमें, इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन। आइए उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन, अच्छा संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं? देखेंगे कि जो व्यंजन दो या यूं कहें दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्मित हों, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं, या बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक वर्ण लिया श, या हमने लिख दिया क्षत्रिय। अब इसमें पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो यहां पर दो संयुक्त व्यंजन है, एक तो आपका छ हो गया, दूसरा त्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एक हम एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे ज्ञानी हो गया। पूछा गया ज्ञानी में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो उसमें ज्ञ है। इस प्रकार हम अनेक और भी शब्दों का प्रयोग करके संयुक्त व्यंजन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, दो समान व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं अन्न, इसमें अन्न, ठीक है, पत्ता, और फिर हमारा भिन्न, धक्का, इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। अब हमारा विकसित व्यंजन, पिछले वीडियो में आपने देखा कि विकसित व्यंजन कहते किसे हैं, तो विकसित व्यंजन में आपके दो वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, जैसे हमने लिखा ड और ढ। ठीक है, ये प्राचीन परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं का विकसित रूप, जब हम इनको इस तरह से यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं तो यह विकसित रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यह प्राचीन रूप हो गया, ये विकसित रूप हो गया। ठीक है, अब आपका जैसे हमको लिखना है अलीगढ़, तो अब यहां पर जो ढ है इसमें से हम ये ढ लिखते हैं विकसित रूप का, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अनेक उदाहरणों का प्रयोग करके हम देख सकते हैं। अगला जो हमारा है आपका, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपका सड़क हुआ, पकड़ हुआ, इन सभी में हम विकसित रूप का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, ये आगत ध्वनियां क्या होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। विदेशी भाषाओं की जिन ध्वनियों को हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया है उन्हें हम आगत ध्वनियां कहते हैं। फिर से समझेंगे कि विदेशी भाषाओं को जिन ध्वनियों को हिंदी भाषा में क्या किया गया है, समाहित किया गया है या सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है, उन्हें हम आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे आपका एक शब्द हम लेते हैं डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर हो गया, ये आगत ध्वनियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका प्रॉक्टर हो गया, प्रॉक्टर। ठीक है, इसके बाद आपका काल हो गया। ये सभी जो शब्द यहां पर हम लिखे जा रहे हैं ये आगत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे आपका फ हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका ज हुआ, ये सभी आगत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अब आपका इसमें दो पॉइंट और हैं। र की विभिन्न प्रयोग, हम र का प्रयोग कैसे करते हैं,
जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया र, ठीक है, इसका हमको प्रयोग करना है। र को हम कितने प्रकार से प्रयोग में कर सकते हैं या इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा कर्म, ठीक है, कर्म में हम र का कैसे प्रयोग करते हैं, या यूं कहें कि जब स्वर रहित किसी व्यंजन से, या जब स्वर रहित र जो है किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो वह उस स्थान या वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में उसका जो है प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, जब स्वर रहित र यानी उसमें स्वर न हो, वो क्या हो, किसी व्यंजन से पूर्व आता है तो फिर वह उस व्यंजन के रेफ यानी कि ऊपर जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा, अब इसमें देखेंगे जैसा कि परिभाषा के अंतर्गत र किसी व्यंजन से पूर्व आता है, ठीक है, तो इसमें व्यंजन म है और इसके पूर्व क्या है, र आ रहा है, कर्म, इस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो कर्म, ठीक है। अब जो है आपका इसी प्रकार धर्म है, तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है। नंबर 2 हो गया आपका कि जब स्वर सहित र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो यह उसके नीचे जो है चरणों में पदेन, ठीक है, के रूप में लगता है या फिर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा क्रम, ठीक है, ये र के ही रूप हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं प्रथम, इन सभी में जो है यह पदेन के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको जो है रेफ, ठीक है, रेफ कहते हैं, जो ऊपर से लगाया जाता है, और इस प्रकार से जो लगते हैं वह पदेन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। र के ही ये रूप हैं, ये रेफ हो गया, ये पदेन हो गया, ठीक है। और इसमें फिर आपका जो है जब स्वर रहित या स्वर सहित, ठीक है, ट या ड के बाद आता है तो यह उसके चरणों में क्या होता है, किस रूप में, ट्र के रूप में लगता है। जैसे हम कोई एक वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया ड्रम, ठीक है, तो फिर ये भी प्रारूप किसका हो गया, र का ही हो गया। तो हमने यहां पर इसके 3 रूपों को देखा है, ठीक है, रेफ, पदेन और ये त्रिकोण की तरह जो होता है, ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद है, तो आप जानते हैं कि जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक आप शब्द ले सकते हैं, उसमें से हम स्वरों को अलग कर सकते हैं, व्यंजनों को अलग कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया रामायण, अब इसमें हमें स्वर व्यंजन को अलग करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे रा से हम आ को अलग करेंगे, ठीक है, फिर माँ से हम माँ को अलग करेंगे, आ को अलग करेंगे, और फिर य से स्वर को आ को अलग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ड़ में से आ को निकालेंगे। तो फिर इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने विच्छेद कर दिया। जैसे हम इसको लिख कर एक बार देखते हैं, एक शब्द है रामायण, ठीक है, तो हमने इसमें से र को निकाला और इसमें क्या है, ठीक है, फिर क्या है, माँ है, फिर इसमें हमने म को अलग किया, आप जानते हैं म व्यंजन है, और फिर इसमें भी क्या लगा हुआ है, आ है ना, और फिर आपका इसमें क्या है, यह है, तो इसमें आपका अ हो गया, फिर क्या है, ड़ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम शब्दों को अलग कर सकते हैं, और इसी शब्दों के क्रम को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगर इसको हम संयुक्त रूप से जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, तो फिर यह संधि हो जाएगी, ठीक है, संधि। तो बच्चों आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।